हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तलाक के बाद रसिका का अकेलापन। कोहरे भरी शाम के 6 बजे ही अंधेरा गहरा गया था। रसिका ऑफिस से थकी हुई घर में घुसी ही थी कि उसकी छोटी छोटी दोनों बेटियां भागती हुई मम्मा मम्मा कहती उससे लिपट गईं। छोटी काव्या सुबक रही थी। क्या हुआ मम्मा? यहाँ सब लोग मुझे बेचारी कहते हैं। आज नानी के पास एक आंटी आई थी। वो मुझे प्यार करती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी, हाय हाय, बिन बाप की बेटियों का कौन अपने लड़के से ब्याह करेगा। मम्मा, मेरे पापा तो हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? 8 साल की नन्ही काव्या के प्रश्न पर रसिका समझ नहीं पा रही थी कि इस मासूम को कैसे समझाए। फिर उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, इन बातों को मत सुना करो, तुम तो मेरी राजकुमारी हो। और फिर पर्स से चॉकलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। वो खुश होकर उछलती हुई चली गई। मान्या 10 साल की थी। वो कुछ कुछ समझने लगी थी कि अब पापा से उनका रिश्ता खत्म हो गया है। इसीलिए घर हो या बाहर कोई भी बेचारी या उसकी मम्मा के लिए बुरा बोलता तो वो उससे लड़ने को तैयार हो जाती थी। इसी कारण सब उसकी शिकायत करते। रसिका अपनी बेटी को कुछ अदब कायदा सिखाओ, सबसे लड़ने पर आमदा हो जाती है। रसिका अक्सर मान्या को समझाती, बेटा, इन लोगों से बेकार में क्यों बहस करती हो, तुम वहां से हट जाया करो। मगर उसका रोज किसी न किसी से पंगा हो ही जाता, कभी घर में तो कभी स्कूल में। रसिका जानती थी कि दोपहर में माँ के पास महिलाओं का जमघट लगता है और वो दोनों बच्चियों को सुना सुनाकर बातें करती हैं। हाय, बुढ़ापे में गायत्री बहन जी की मुसीबत आ गई है। रसिका तो सज धज कर ऑफिस चली जाती है। इन बिटियों के लिए खाना बनाओ, टिफिन तैयार करो, कितना काम बढ़ गया है बहन जी के लिए। चुप रहो मीरा, मान्या सुन लेगी तो आकर लड़ने लगेगी। गायत्री जी ने कहा तो सब चुप हो गईं। मीरा जी को अपनी हेठी लगी तो वो उठ खड़ी हुई। बोली, गायत्री बहन, जरा सी लड़की से आप डरती क्यों हैं? हमारी नातिन ऐसा बोले तो मैं तो 2 थप्पड़ रसीद कर दूं। फिर मान्या के घर में घुसते ही सब अपने अपने घर चली गईं। नानी के करहाने की आवाज़ सुनकर मान्या उनके पास आई। नानी, आप रहने दो, मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लूँगी, आप आराम करो। रहने दे छोरी, अपनी अम्मा से कह देगी कि नानी ने खाना भी नहीं दिया। मान्या का मूड खराब हो गया, लेकिन मम्मी की बात याद करके वो चुपचाप खाने बैठ गई। संडे का दिन था। रसिका अपने कपड़े धो रही थी। तभी रोती हुई काव्या घर में घुसी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मम्मा, रिचा आंटी कह रही थी कि तुम मेरे घर खेलने मत आया करो। तुम्हारी मम्मी तलाकशुदा है, तुम्हारे पापा से लड़ाई करके आ गई हैं। रसिका परेशान थी। सुबह माँ से बहस हो चुकी थी, अतः गुस्से में बेटी को गाल पर थप्पड़ लगाकर चीख कर बोली, क्यों जाती हो उनके घर खेलने? मम्मा, तलाकशुदा क्या होता है? बेटी के मासूम प्रश्न से रसिका की आंखें छलछला उठी। आंसू रोक नहीं पाई। अपने कमरे में जाकर चुपचाप आंसू बहाती रही। माँ की निगाहें भी अब बदल गई थीं। उनको भी शायद अब रसिका का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय मुंह फुलाए रहती थी। बच्चों से भी ढंग से बात नहीं करती। रसिका के किचन में घुसते ही कहने लगती, मैं कर तो रही हूँ, ये यहाँ क्यों रख दिया? यदि रसिका कुछ बना देती तो खुद उसे छूती भी नहीं थी। उसमें मीन मेख निकालती, रसिका को उल्टा सीधा बोलती, बच्चों को डांटती। मान्या स्कूल से कोई फॉर्म लाई थी भरने के लिए। उसमें पापा का नाम सुरेश चंद्र लिखवाते हुए रसिका को हलक में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। पति का नाम लेते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। पति के अत्याचारों की याद आते ही मुंह कसैला हो उठा। सुरेश के साथ रसिका ने अपने जीवन के कीमती पल बिताए थे। वो उसे प्यार तो करता था, परंतु गुस्सैल स्वभाव का होने के कारण किस पल नाराज होकर गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए पता नहीं। इसीलिए रसिका हर समय डरी सहमी सी रहती थी। जब काव्या की डिलीवरी के वक्त रसिका मायके में थी तो अकेलेपन में सुरेश इमली के गदराए बदन पर आसक्त हो गया और उसने उसके दिल में जगह बना ली। उसकी संगत में उसे पीने का शौक लग गया। बस वो इंसान से जानवर बन बैठा। जब एक दिन अबोध काव्या को ज्यादा रोने पर उसे उठाकर जमीन पर पटकने को तैयार हो गया, तब रसिका दुर्गा बनकर उससे बेटी को छुड़ा पाई थी।
उसी क्षण उसने उस नरक से निकल भागने का निश्चय कर लिया। अगले दिन जब सुरेश का नशा उतर गया तो उसके रोने माफी मांगने का रसिका पर कोई असर नहीं हुआ। फिर 2-4 दिन के अंदर ही मौका देखकर वो वहां से निकल ली। रसिका ने केवल पति के खूनी पंजों से मुक्ति चाही थी, पैसे की कोई चाहत नहीं की थी। इसीलिए आपसी सहमति से जल्दी तलाक हो गया था। उसके शरीर के जख्मों को देखकर ससुराल वालों के पास भी कहने को कुछ नहीं था, और वो अपने बेटे के गुस्से के कारण वो लोग स्वयं भी परेशान थे। रसिका अब अपनी माँ के पास रहने लगी थी। उन्होंने भी दिल खोलकर उसका साथ दिया था। पिता की प्रतिष्ठा के कारण उसे ऑफिस में परीक्षा देने का अवसर मिल गया और पास हो जाने पर नौकरी भी मिल गई। जीवन नैया अब सुचारू रूप से चल पड़ी थी। वो बेटियों को माँ को सौंपकर निश्चिंत हो गई थी। माँ को पैसे देकर या घर का सामान लाकर अपना काम पूरा हो गया समझती थी। रसिका को ना ही बच्चों के टिफिन की कभी फिक्र हुई, ना ही अपने टिफिन की। उसे भी माँ के हाथों का खाना और नाश्ता मिलता रहा। व्यवस्था चल निकली थी। रसिका ऑफिस में अपनी खुशियां तलाश कर ठहाके लगाती। वैभव उसका बॉस था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो ऑफिस से अक्सर ओवर टाइम कहकर देर से आने लगी थी। छुट्टी वाले दिन भी वैभव के पास किसी न किसी बहाने पहुंच जाती। समस्या तो तब खड़ी हो गई जब उसके और वैभव के अफेयर के चर्चे माँ के कानों तक पहुंचे। फिर तो उनकी निगाहें और बोलचाल सब बदल गया। मान्या 24 साल की हो गई थी और काव्या 22 की। वो रसिका ऑफिस से वैभव की बाइक पर लौट रही थी। गली के नुक्कड़ पर माँ और मान्या दोनों ने वैभव को रसिका को किस करते हुए देख लिया। फिर तो घर में हंगामा होना स्वाभाविक था। माँ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। कहा सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि अगले 2 दिनों के अंदर ही वैभव ने उनके लिए 2 कमरों का फ्लैट ढूंढ लिया। वैभव की मदद से रसिका की नई गृहस्थी आसानी से जम गई। घरेलू कामों के लिए विमला को भी वैभव ने ही भेजा था। सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गया था। वैभव के सानिध्य से रसिका के जीवन को पूर्णता मिल गई थी। उसका जीवन पूरी तरह उलट पुलट गया था। वैभव रसिका के साथ ही रहने लगा था। वैभव का साथ मिलने से रसिका के जीवन में सुरक्षा, खुशी, प्यार और जीवन का जो अधूरापन था वो सब दूर होकर खुशियों का एहसास होता। लेकिन ये समाज किसी को जीने नहीं देना चाहता। मान्या हो या काव्या, दोनों की आंखों में प्रश्न चिन्ह देख रसिका अपनी आंखें चुराने के लिए मजबूर हो जाती थी। वैभव ने तो उसे पहले ही बता दिया था कि उसके 2 बेटे हैं और पत्नी गांव में रहती है। उनकी जिम्मेदारी भी उसी की है। रसिका वैभव को अपना सर्वस्व मान बैठी थी। कब ये सब हुआ उसे स्वयं मालूम नहीं था। उस दिन रसिका के सिर में दर्द था, इसीलिए ऑफिस से जल्दी आ गई थी। काव्या को रोता देख उसने रोने का कारण पूछा तो काव्या ने बताया, मम्मी, मैं सोनी आंटी के घर खेल रही थी तो उनकी दादी बोली कि तुम मेरे घर मत आया करो, तुम्हारी मम्मी पराए मर्द के साथ रहती हैं। रसिका गुस्से से तमतमा उठी, तुम क्यों जाती हो उनके घर? बेटी को तो रसिका ने डांट दिया, लेकिन उसकी स्वयं की आंखें छलछला उठी थी। मम्मी, पराया मर्द क्या होता है? इस मासूम को वो क्या उत्तर देती? वो चुपचाप बाथरूम में जाकर सिसक उठी। मान्या चुप चुप रहती, पर वैभव अंकल का घर पर रहना उसे भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ना तो वो पार्क में खेलने जाती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करती। मगर सुजाता आंटी अक्सर आते जाते उसे बुलाकर फालतू पूछताछ करती रहती थी। इधर आओ मान्या, एक बुजुर्ग आंटी ने उसे बुलाया जिन्हें वो जानती नहीं थी। ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, उस आंटी ने कहा। मान्या आंखों में आंसू भरकर अपने दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर वो सूने घर में फूट फूट कर रोती रही। तब छोटी काव्या ने उसे ग्लास में पानी लाकर दिया और उसके आंसू पोंछ कर बोली, क्यों रो रही हो दीदी? उसने सिसकते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी काव्या। दीदी, तुम रोया मत करो, समझ लिया करो मैंने सुना ही नहीं। मान्या को काव्या पर बहुत प्यार आया। फिर खाना निकालकर दोनों ने साथ खाया। काव्या बोली, दीदी, वहाँ नानी अपने हाथों से कैसे प्यार से खाना खिलाती थी। वहाँ सब लोग कितना प्यार भी करते थे। चलो दीदी, टीवी देखते हैं। नहीं काव्या, मुझे होमवर्क करना है, नहीं तो मम्मी आकर डांट लगाएंगी। काव्या के बहुत कहने पर दोनों बहनें कार्टून फिल्म लगाकर बैठ गईं। फिर सब भूल गईं।
रसिका 6 बजे ऑफिस से घर लौट आई। आज उसका मूड खराब था। वैभव ने अपने बेटे पार्थ का कृष्णा कोचिंग में एडमिशन करवा दिया था, इसीलिए अब 6 महीने वो यहीं उनके साथ रहेगा। बेटियों को टीवी देखते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम लोगों को केवल टीवी देखना है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। डांट के डर से दोनों ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया और अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ गईं। स्कूल का सालाना फंक्शन था। सब बच्चों के मम्मी पापा अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने आए थे। मान्या ने भी डांस में भाग लिया था। उसकी आंखें भी दूर दूर तक माँ को तलाश रही थी, लेकिन मम्मी के लिए पार्क का टेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो मायूस हो गई। दिन बीतते रहे। मॉम की प्राथमिकता वैभव अंकल और पार्थ थे। माँ के लिए उन दोनों को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी था। घर की बात स्कूल तक सहेलियों और कैब के ड्राइवर के माध्यम से पहुंच जाती थी। वो स्कूल में अपनी सहेलियों की निगाहों में ही अछूत कन्या बन गई थी। उनके मार्मिक प्रश्न कई बार उसके दिल को दुखा देते थे। क्यों मान्या, तुम्हें अपने पापा की शक्ल याद है कि नहीं? ये अंकल तुम्हें मारते होंगे। प्लीज़ घर की बात यहाँ मत किया करो। वो झुंझला उठी थी। रसिका ने फ्लैट खरीदने के लिए फंड से रुपए निकाले। कुछ रुपए वैभव ने अपने भी लगाए थे, इसीलिए स्वाभाविक था कि रजिस्ट्री में उसका नाम भी हो। अकाउंट भी साझा हो गया था। अब मान्या कॉलेज में पहुंच गई थी। उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। अब वो रसिका की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फैशनेबल कपड़े, स्कूटी, कोचिंग और ट्यूशन के बहाने घर से गायब रहती। यदि रसिका कुछ कहती तो तुरंत जवाब देती कि आप अपनी दुनिया में मस्त रहो, मेरी अपनी दुनिया है। आप बस अंकल और पार्थ का ख्याल करें। मान्या ने बचपन में अपने आसपास पड़ोसियों के द्वारा इतना तिरस्कार और अपमान झेला था कि वो अब उस अपमान का बदला अपने पैसे और नित नए फैशन के बलबूते दूसरों को आकर्षित करके अपना प्रभुत्व बढ़ाकर लेती थी। मान्या ऑनलाइन तरह तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस ऑर्डर करती रहती। यदि कभी रसिका उसे टोक दे तो तुरंत उसके मुंह पर जवाब देती, आपसे तो कम ही खर्च करती हूँ। आपको ऑफिस जाना होता है तो मुझे भी कॉलेज जाना होता है। रसिका बेटी के सामने अपने आप को मजबूर पा रही थी। उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मान्या ने अपने स्कूल के समय में बहुत अपमान झेला था। लड़कियां उससे दोस्ती करती ही नहीं थीं, उसे अपने ग्रुप में शामिल भी नहीं करती थी। उसे अजीब निगाहों से देखती थी। सब अपने अपने पापा के प्यार की बातें करती। कोई पिक्चर जाती, कोई घूमने जाती। सब फेसबुक पर फोटो शेयर करती। ये सब देख सुनकर मान्या की आंखें छलछला उठती। वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर उनकी बातें सुनती, क्योंकि यदि उनकी तरफ नजरें घुमाती तो वो बोलती, तुम क्या जानो, तुम्हारे पापा को तो तुम्हारी मम्मी छोड़कर पराए मर्द के साथ रह रही हैं। ये कड़वा सच था। इस वजह से उसका मन घायल हो उठता था। वो बड़ी मुश्किल अपने आंसू रोक पाती थी। उसके पड़ोस में रहने वाली रेनू उसके घर की एक एक बात स्कूल में पहुंचा देती और फिर उन लोगों को चटकारे लेकर बातें बनाने का मौका मिल जाता। कॉलेज में आने के बाद मान्या की समझ में आ गया कि रोने से कुछ नहीं होगा। अब उसे बिंदास होकर जीना होगा। मान्या को कुकिंग का शौक हो गया था। एक दिन खाने के शौकीन वैभव अंकल के लिए YouTube पर देखकर उसने मलाई कोफ्ते बनाए। अंकल ने खुश होकर उसकी ज़रूरत को समझते हुए उसे स्कूटी दिलवा दी। वैभव ने उसे अपना ATM कार्ड भी दे दिया। अब तो उसके पंख निकल आए थे। कॉलेज कैंटीन और लड़कों के साथ दोस्ती के कारण उसका तो लाइफस्टाइल ही बदल गया था। ATM कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल ड्रेसेस, नए नए हेयर कट में उसकी दुनिया ही बदल गई। वैभव को खुश रखने में उसका फायदा था, इसीलिए वो उसके लिए हर संडे कुछ न कुछ स्पेशल बनाती और वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर अपने पास बैठा लेता और फिर बड़े खुश होकर खाता। लेकिन माँ को ये सब पसंद नहीं आता। वो उसे कोई काम बताकर वहाँ से उठा देती। अब कॉलेज में ढेरों दोस्त बन गए थे। वो सबको कैफेटेरिया में अक्सर ट्रीट देती। उसकी कुंठा पैसों के रास्ते बह गई थी। वंश की बड़ी सी गाड़ी और उसके आकर्षक व्यक्तित्व में वो खो गई। उसका फाइनल ईयर था। उधर काव्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु चली गई थी। अब मान्या वैभव का काम आगे बढ़कर कर देती। फिर चाहे वो सुबह की बेड टी हो या ब्रेकफास्ट, वो प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लेता। रसिका ये सब देखकर सुलग उठती, लेकिन वैभव के सामने कुछ बोल नहीं पाती।
दोनों के बीच वैभव का काम करने वाले के लिए कंपटीशन सा रहता। रसिका मान्या को घूर कर देखती और फिर बोलती, क्यों किचन में घुसी रहती है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, काम करने के लिए विमला है तो। मान्या वैभव की प्लेट में प्यार से पिज़्ज़ा रखते हुए बोली, अंकल खाकर बताइए कैसा बना है। मैंने यूट्यूब से देखकर टॉपिंग करी है। पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खुद खाने से पहले वैभव ने मान्या को खिलाया, फिर रसिका को घूरती आंखों से डर कर उसके मुंह में भी रखा और फिर खुश होकर बोला, लाजवाब, वेरी टेस्टी। मान्या कमाल है, जबकि रसिका को पिज़्ज़ा स्वादहीन लग रहा था। इधर कुछ दिनों से रसिका देख रही थी कि वैभव ऑफिस में रोशनी को अपने कैबिन में बार बार बुलाता था और कई बार उसने झांक कर भी देखा। दोनों ठहाके लगाते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहे होते। रसिका ने महसूस किया कि वैभव उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। एक क्षण को उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब वो हैरान परेशान रहने लगी। डिप्रेशन होने लगता था, आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। उनकी मेड विमला अपने गुरु जी की महिमा का दिन भर बखान करती थी। रसिका पति से तलाक लेने के बाद उसे पूरी तरह भूल चुकी थी, क्योंकि वैभव ने उसके जीवन में रंग भर दिए थे। उसे पति जैसा ही सहारा मिल गया था। रसिका ने जी जान से वैभव को खुश करने के लिए उसके बेटे को भी अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, बीमार पड़ने पर देखभाल भी की। फिर भी वैभव उससे निगाहें फेर कर कभी रोशनी तो कभी पूर्वा को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कॉफी पीता, लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। रसिका के लिए ये सब जीते जी मरने वाली बात हो गई थी, इसीलिए वो गुरु की शरण में जाने के बारे में बार बार सोचती रहती। विमला अपनी मालकिन से संवेदना रखती थी। वो उसकी कश्मकश को देख समझ रही थी। रोज रोज उसका महिमा मंडन सुनते सुनते वो विमला के साथ उसके गुरु के पास जाने को तैयार हो गई। विमला अपनी मालकिन को अपने गुरु के पास ले जाने से पहले ही उसकी पूरी कहानी सुना चुकी थी। गुरु ने विमला को आशीर्वाद दिया था कि इस साल यकीनन उसके बेटा पैदा होगा। वो खुशी से कल्पना लोक में बेटे को गोद में खिलाती हुई महसूस कर रही थी। रसिका के पहुंचने की खबर मिलते ही गुरु ने आंखें बंद करके ध्यान में लीन होने का नाटक किया। आधे घंटे के इंतजार के बाद रसिका को अंदर बुलाया गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही गुरु ने उसकी जन्म पत्रिका पढ़कर सुना डाली। गुरुजी पर अंध भक्ति के लिए उसका एक नाटक ही काफी था। रसिका की आंखों से धारा प्रवाह अश्रु बह निकले थे और उसने आगे बढ़कर गुरु के चरणों पर झुकना चाहा। नहीं नहीं बेटी, मेरा ब्रह्मचार्य मत भंग करो। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं तो इस दुनिया के लोगों को कष्ट और संकट दूर करने के लिए ही आया हूँ। मैं तो हिमालय की कंदरा में जाने कितने वर्षों से तपस्या करता रहा हूँ। ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही मुझे अपने जन्म का पता है। रसिका नतमस्तक थी, बोली, गुरुजी अब आप ही मुझे बचाइए। वैभव दूसरी स्त्री के चक्कर में ना पड़े। बच्चा, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। वो रोशनी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करना चाहती है। ये भभूत ले जाओ, वैभव को खिलाती रहना। वो रोशनी की ओर अपनी नजरें भी नहीं उठाएगा। रसिका खुशी खुशी 4000 रुपये देकर उनके चरणों में रखकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे सारा जहान उसकी मुट्ठी में आ गया हो। फिर तो कभी कलावा, कभी ताबीज, तो कभी हवन पूजा। धीरे धीरे उसका विश्वास गुरुजी पर बढ़ता गया, क्योंकि रोशनी ये कंपनी छोड़ दूसरी में चली गई थी और वैभव फिर से उसके पास लौट आया था। रसिका खुश होकर गुरु की सेवा में अपनी तनख्वाह का 40वां भाग तो निश्चित रूप से देने लगी थी। उसके अतिरिक्त समय समय पर अलग से चढ़ावा चढ़ाती। रसिका अपना भविष्य सुधारने में व्यस्त थी। उधर बेटी मान्या और वंश की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। वंश रईस परिवार का इकलौता चिराग था। वो रंग बिरंगी तितलियों की खोज में रहता था, देखने में भी स्मार्ट था। उसके पिता का लंबा चौड़ा डायमंड का बिजनेस था। कनॉट प्लेस में बड़ा सा शोरूम था, इसीलिए उसके लिए डिग्री का कोई खास मायने नहीं था। कॉलेज तो वो सिर्फ मौज मस्ती की जगह थी। वो फाइनल ईयर में थी और कैंपस भी हो गया था। मान्या वंश के घर भी जाती रहती थी। उसकी माँ और पापा से मिल चुकी थी। माँ सोना और सत्येंद्र को मान्या पसंद थी, इसीलिए उसके हौसले और भी बढ़ गए थे। एक दिन मान्या वंश को लेकर घर आई और रसिका से मिलवाया। रसिका भी वंश के आकर्षक व्यक्तित्व और नामी ग्रामी परिवार का चिराग है जानकर
खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई। उसने बेटी को शादी के लिए वंश पर जोर डालने की सलाह दी। वंश उसे अपना भावी दामाद लगने लगा था, इसीलिए मान्या को उसके संग घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। दोनों अंतरंग रिश्ते की डोर से बंध गए थे। रसिका ने एक दिन वंश और उसके परिवार को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया, ताकि वो लोग उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें और उनका घर और रहन सहन भी देख लें। वैभव उस दिन गांव गया था। वंश के पिता ने उसी समय उन दोनों के रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। उन्हें मान्या पसंद थी। एक बार में ही सब कुछ इतनी जल्दी तय हो जाएगा, रसिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। रसिका खुशी से गदगद होकर गुरु के चरणों में गिर गई। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी वजह से ही इतने बड़े परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता तय होने जा रहा है। सगाई समारोह 5 सितारा होटल में संपन्न हुआ। मान्या के परिवार से तो कोई था नहीं, केवल ऑफिस की मित्र मंडली थी। वंश के नाते रिश्तेदारों का पूरा हुजूम था। उस दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। यद्यपि वंश की मां ने आकर मान्या के दादी नानी वगैरह के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन रसिका ने गोलमोल जवाब देकर बात संभालने का प्रयास किया था। वंश की कोठी देख वो बेटी की खुशी के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही थी। वो अपने फंड से पैसे निकालकर दिन रात शॉपिंग और बुकिंग में जुटी थी। वैभव कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता। शादी की तैयारी में भी कोई रुचि नहीं ले रहा था। मेहंदी और संगीत का फंक्शन था, कल शादी थी। रसिका लोगों की आवभगत में लगी थी। सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे। उसकी निगाहें वैभव को चारों ओर ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका फोन भी बंद था। वैभव को तो उसने शादी के कई कामों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। वो इतना गैर जिम्मेदार तो कभी नहीं था। इतना बड़ा फंक्शन, लोगों की भीड़ भाड़ थी। वंश के परिवार वालों के आने का समय हो चुका था। वैभव का फोन बंद आ रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से रसिका का तन मन सिहर उठा। उसका चेहरा विवर्ण हो उठा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वंश की माँ सोना का फोन था। उन्होंने उखड़े अंदाज में उन्हें अपने घर बुलाया था। माँ के चेहरे को देखते ही मान्या समझ गई कि कुछ अघटित घट चुका है। उसने वंश को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। अब सब तरफ मौन पसर गया। अकेली रसिका अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। क्षण भर में सबको सांप सूंघ गया। जितने लोग उतनी बातें। माहौल में मौन के साथ साथ फुसफुसाहट भी हो रही थी। सब अपने अपने अनुसार कयास लगा रहे थे। मानसिक व्यथा के उन कठिन क्षणों में अनेक झंझावातों को झेलते हुए अनेकानेक हाँ और नहीं के विचार मंथन के बाद रसिका ने साहस जुटाकर सबके चेहरों पर के प्रश्न चिन्ह के समाधान के लिए वंश के माता पिता के साथ उनकी गलतफहमी को दूर करने की बात कही। सबके चेहरे उम्मीद की किरण की रोशनी से नहा उठे। मम्मी, आपको उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मान्या ने कहा। रसिका बेटी को डांटकर चुप रहने को कहकर अकेली गाड़ी में बैठकर वंश के घर की ओर चल दी। कुछ पलों के लिए रसिका के यहाँ सन्नाटा पसर गया था। कुछ लोगों के चेहरों पर आशा की किरण जगमगा रही थी कि रसिका अपनी वाक्पटुता से सारी गलतफहमी को दूर कर देगी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान दिखाई दे रही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा करा है वैसा भरो। किसी का घर तोड़ा है तो उसका फल तो यही मिलना है। अब बेटी की शादी टूटेगी तो पता लगेगा कि किसी के घर में आग लगाने का क्या नतीजा होता है। रसिका वंश की कोठी में पहुंची तो वहां पर वैभव और उसकी पत्नी राधिका को देखते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। वो उन लोगों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, राधिका के सामने हाथ जोड़े, माफी भी मांगी, लेकिन वैभव मूक बैठा रहा। वंश की मां के सामने अपनी बेटी की खुशियों की भीख झोली फैलाकर मांगती रही, लेकिन वो भी टस से मस नहीं हुई। बोली, मैं ऐसी माँ की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती जिसने अपने जीवन में रिश्ते निभाना नहीं सीखा। वो रोती बिलखती रही। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोनों बेटियां भी वहां पहुंच गईं। उठो माँ, वंश जैसे कायर लड़के के साथ मैं खुद शादी नहीं करूंगी। काव्या बोली, दीदी तू तो बच गई ऐसे कायर कमज़ोर जीवन साथी से। माँ, आप समझो बच गई, क्योंकि इन फरेबियों का असली चेहरा शादी से पहले ही सामने आ गया।
माँ, एक बार जोर से मुस्कुराओ, हम सब इन धोखेबाजों के चंगुल से बच गए। ये सेलिब्रेशन का समय है, आंसू बहाने का नहीं। रसिका अपनी बेटियों के चेहरे देखती रह गई। उसका तन और मन दोनों जैसे शून्य और शक्तिहीन हो चुके थे। उसके लिए ये इतना बड़ा आघात सहना कठिन हो रहा था। रसिका की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो मन ही मन घुट रही थी कि इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। उसने रिश्ता भी जोड़ा तो स्वार्थी वैभव से, जिसने बीच मझधार में छोड़ दिया। रसिका ने अपनी बेटियों को गहरी नज़र से देखा और फिर बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, सच में ये समय सेलिब्रेशन का ही है। रसिका का चेहरा उसके साहस की रोशनी से जगमगा उठा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।